नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण की कहानियां बड़ी मुश्किल से निकलकर सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस से फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कई कहानियों को साझा किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की पुष्टि करते हुए 2014 में लखनऊ नेशनल कैंप में मौजूद रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि कैंप में कम से कम 3 जूनियर महिला पहलवानों ने बताया उन्हें कैसे दबाव का सामना करना पड़ा और रात में ब्रजभूषण से मिलने के लिए कहा गया। जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने कहा कि लड़कियां अपने सीनियर खिलाड़ियों को इस यौन शोषण के बारे में बताते हुए बहुत रोई थीं। परमजीत ने कहा कि उन्होंने तत्कालीन महिला कोच कुलदीप मलिक को इन सारी बातों की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रजभूषण शरण और कुलदीप मलिक का पक्ष जानने के लिए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो सके। हालांकि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगातार ऐसे आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उनके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा हैं। पहलवानों के मामले में परमजीत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फरवरी 2023 में वो ब्रजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय के द्वारा गठित निगरानी समिति के सामने 2 बार पेश हुए थे। पहली बार व्यक्तिगत रूप से और दूसरी बार एक वीडियो कॉल। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 की घटना की जानकारी जांच समिति को दी थी। बता दें कि खेल मंत्रालय ने सोमवार को जांच समिति के जिन प्रमुख निष्कर्षों को साझा किया वो ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर चुप हैं और सिर्फ कुश्ती महासंघ के अंदर की खामियों का उल्लेख है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2014 के नेशनल कैंप को याद करते हुए परमजीत ने दावा किया कि उन्होंने पहली बार 3 से 4 कैडेट पहलवानों को लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में शिविर से बाहर जाते देखा था। ये लड़कियां रात 10 बजे के बाद जा रही थीं। मैंने देखा कि जो लोग उन्हें वाहनों में लेने आए थे वो ब्रजभूषण से जुड़े लोग थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल था। बाद में लड़कियों ने पुष्टि की है कि उनके साथ क्या हो रहा है। परमजीत को लड़कियों ने बताया कि उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा और उन्हें रात में भाजपा सांसद से मिलने के लिए कहा गया। उस समय कम से कम 3 लड़कियां थीं जिन्होंने सीनियर पहलवानों से इसके बारे में बात की थी। मैं इन कैडेट पहलवानों को रोते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए देख रहा था। बुधवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्महत्या पर एक चुटकुला सुनाया, जिस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आत्महत्या करने वाले बच्चों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा था कि बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की तो एक चिट छोड़कर गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा तो बेटी घर में नहीं है, बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी काकरिया की स्पेलिंग गलत लिख कर जाती है। इस बात पर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने लिखा है कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खोते हैं, प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि डिप्रेशन और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी का विषय नहीं है। प्रियंका ने लिखा, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की, जिनमें से बड़ी संख्या में मरने वाले 30 साल से कम उम्र के थे। ये एक त्रासदी है, मजाक नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी आत्महत्या पर चुटकुला सुना रहे हैं। आत्महत्या को लेकर कोई भी इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 1.64 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने खुदकुशी की। हमारे देश में हर रोज़ 450 लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं और प्रधानमंत्री के लिए ये एक चुटकुला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को हैं, लेकिन पीएम मोदी बाकी चुनावी राज्यों की तरह कर्नाटक में रैलियां नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित किया है। वो वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आप बूथ स्तर पर जीतना चाहते हैं तो 10 महिलाओं और 10 पुरुषों का एक मजबूत समूह बनाना सुनिश्चित करें। विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं, युवाओं, दलितों के कल्याण से संबंधित सरकार की पहलों के बारे में आगे बढ़ें, रणनीति बनाएं, प्रत्येक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखें, सुनिश्चित करें कि आप सभी जानकारी और डेटा से अवगत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब ये जानकारी घरों में पहुंचेगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। ये उन्हें विश्लेषण करने और ये जानने में मदद करेगी कि भाजपा को क्यों चुना जाए।
इस तरह हम सही मायने में लोगों और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार का फायदा कर्नाटक को मिला है और बीजेपी किस तरह से काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। भाजपा ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस को अब एफआईआर का इंतजार है। कांग्रेस ने इन्हीं बयानों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। बता दें, बेलगावी की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आती है तो राज्य में दंगे होंगे। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, परमेश्वर और डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए शाह और भाजपा रैली के आयोजकों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दी गई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने भारत के चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। शिव कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ तो बेवजह 20 एफआईआर करा दी गई हैं। देखना है कि पुलिस हमारी शिकायत पर कब एफआईआर करती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए द्वारा किए जाने का आदेश दिया है। पिछले महीने रामनवमी पर आयोजनों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में सामुदायिक दंगे भड़क गए थे। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हावड़ा और दलखोला जिले में हुई। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता में हाईकोर्ट की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले की जांच का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया है। बेंच ने पुलिस को आदेश दिया कि वो मामले से जुड़े सभी दस्तावेज केंद्र सरकार को सौंप दे ताकि एनआईए मामले की जांच आगे शुरू कर सके। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी बिहार से गुंडे बुलाकर कालियागंज में आतंक फैला रही है। बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में एक लड़की की हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार से गुंडे लाई थी। इन गुंडों ने थाने में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। वो थाने में हथियारों के साथ घुसे थे। उन्होंने गांव वालों के साथ लूटपाट की और महिला पुलिसकर्मियों को भी पीटा। मैंने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें पिछले हफ्ते एक नाबालिग लड़की की हत्या के विरोध में हिंसा हुई थी। उत्तर दिनाजपुर में भड़की इस हिंसा में बदमाशों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि लड़की की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिसके बाद जिस तरह से घटनाएं हुई वो सुनियोजित थी और बीजेपी प्रदेश में गुंडागर्दी कर रही है। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह आज सुबह जेल से बाहर आ गए। उन्हें बिहार सरकार के जेल नियमों में बदलाव का फायदा मिला है। हालांकि जेल नियमों में बदलाव को लेकर विवाद जारी है। बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन को छोड़ने पर उनका पार्टी में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसी को उनके छूटने पर आपत्ति नहीं है, तो बीजेपी के सुशील मोदी ने विरोध किया है। तमाम दलों में आनंद मोहन सिंह के समर्थक हैं। बता दें, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 15 साल जेल में बिताने वाले आनंद मोहन सिंह की मौजूदा स्थिति का पता नहीं है। यानी रिहा होने के बाद वो कहां गए। उनके बेटे और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के विधायक चेतन आनंद से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है और सहरसा में परिवार के घर पर ताला लगा हुआ है। जेल नियमों में बदलाव कर मध्य प्रदेश में भी एक नेता को रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई पर शोर मचा रही बीजेपी की सरकार वाले राज्य मध्य प्रदेश में इस नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद मुरैना से पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना के खिलाफ सभी आपराधिक मामले रद्द कर दिए गए हैं। कंसाना कई मामलों में आरोपी थे। उन पर 2012 में मुरैना में डकैती, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया था। रघुराज सिंह कंसाना 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। विधायक चुने जाने के कुछ समय बाद ही कमलनाथ सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों को खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय कानून मंत्रालय ने इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया कि आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता। 2019 में सीबीआई ने भी बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मुरैना में कंसाना के आवास पर तलाशी ली थी। बैंक धोखाधड़ी के इस मामले में कंसाना का भतीजा आरोपी है। कंसाना 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बगावत करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। सदस्यता जाने के बाद खाली हुई सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।
लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अध्यक्ष बना दिया, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत करीब 400 भारतीयों का सूडान से आया पहला जत्था सकुशल दिल्ली में बुधवार देर रात लैंड कर गया। सूडान में इस समय गृह युद्ध चल रहा है। अफ्रीकी देश में फंसे भारतीय नागरिकों का यह पहला जत्था है जिसे बचाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बचाए गए अधिकांश बिहार और यूपी के लोग हैं जो सूडान में इस्पात और टाइल कारखानों में मजदूर के रूप में काम करते थे। इनमें गुजरात और तमिलनाडु के कई व्यवसायी और डॉक्टर थे। अपने बैग के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के गेट नंबर 6 से बाहर आते हुए पंकज यादव, इन्होंने पिछले 6 वर्षों से सूडान में एक सिरेमिक कारखाने में काम किया था। उन्होंने कहा कि अपने देश में वापस आना बहुत राहत की बात है। मैं किसी तरह वहां अपना गुजारा कर रहा था। कई दिन पहले बिजली काट दी गई थी और बुनियादी सुविधाएं तक मिलना बंद हो गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन खराब सेहत के चलते लाइव इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ देते हैं। मंगलवार को टीवी पर एक इंटरव्यू दे रहे थे जो 90 मिनट तक चलना था, लेकिन 10 मिनट के बाद ही 20 सवाल को काटते हुए चैनल को ब्रेक लेना पड़ा। हालांकि अर्दोआन इस इंटरव्यू में 15 मिनट बाद लौटते हैं और अपने अचानक बीमार होने को लेकर माफी मांगते हैं। वो रिपोर्टर से कहते हैं कि लगातार 2 दिन में काफ़ी काम करने की वजह से उन्हें पेट की समस्या हो गई। अर्दोआन इंटरव्यू देखने वालों से कहते हैं कि उन्हें लगा कि कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि हमने प्रोग्राम को रद्द कर दिया है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं लौट आया और अपने दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ। इस दौरान अर्दोआन खुद काफ़ी थके लगते हैं। बता दें, तुर्की में 14 मई को आम चुनाव होने हैं। इसके चलते अर्दोआन लगातार मीडिया और लोगों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबने के बीच चीन अपनी करेंसी युआन के जरिए नया ग्लोबल ट्रेड लीडर बनने की आशंका में तेजी से आगे निकल रहा है। इस बीच अर्जेंटीना ने घोषणा की है कि वो चीन से जो सामान खरीदता है उसका भुगतान अब डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में करेगा। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अर्जेंटीना यह फैसला देश के घटते डॉलर के भंडार के मद्देनजर लिया है। एजेंसी के मुताबिक सरकारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल के महीने में अर्जेंटीना का लक्ष्य करीब 1 अरब डॉलर के चीनी आयात का भुगतान युआन में करने का है। इस भुगतान के बाद करीब 79 करोड़ डॉलर का मासिक आयात भी चीन को युआन में किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।